का क्या सीन है यार ना, मॉर्निंग क्लास में ना, इवन इस वाली क्लास में निराला ही काम कर रही हो। चलाया क्या सर्वर हमने? नहीं चलाया ना? ये तो गलत बात है यार। हम कहाँ काम कर रहे हैं? डी ड्राइव में सर्वर एच टी डॉक्स। ठीक है, तो सर्वर तो बाहर ही है ना। शुरू करो। नहीं चलाया नहीं तो स्टॉप कहाँ से? क्या टाइम हो गया? 20 मिनट खराब कर दिए यार। फॉर्म फॉर्म के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे आई थिंक वैलिडेशन। ठीक है, तो वैलिडेशन वाला हमारा था फॉर्म एलिमेंट, ये समझना है आज हमने। जूम करेंगे, फाइल को भी साथ में ओपन कर लीजिएगा। तो इस फाइल में हमने एक यूज़ किया था सुपर ग्लोबल में पी एच पी सेल्फ, जो कि हम आप देख सकते हो यहाँ पर लगा हुआ है। सो पी एच पी सेल्फ जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था, और लास्ट टू लास्ट क्लास हमने इसको एक्चुअल में चला के भी देखा था कि ये क्या करता है, हमारे फाइल के पाथ को रिटर्न करता है। ठीक है, कि फाइल क्या है। तो the HTML code of the form look like this. When the form is submitted, the form data is sent to the method post. What is the dollar server PHP self variable? The dollar server PHP self is a super global variable that returns the file name of the currently executing script. ठीक है, सो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? एक सुपर ग्लोबल वाली फाइल में, और सुपर ग्लोबल हमने कहाँ पढ़े थे अभी? ये रहे। तो हमने यहाँ पढ़ा था सेल्फ। तो इसका काम क्या था? 17.2 को हम लोग रन करें यहाँ पर, फॉर्म से बाहर आना पड़ेगा। 17.2 को हिट करोगे तो ये मुझे क्या कर रहा है? फाइल का यूआरएल देता है, php_self है ना। चलिए, तो द डॉलर underscore server which is super global php self is a property, is a super global variable that returns the file name of the currently executing script. So the dollar server php underscore self sends the submitted form data to the page itself. यानी कि जनरली हम लोग लिखते हैं एक्शन, एक्शन में पाथ कहाँ जाएगा। हमने यहाँ पर क्या बोला कि फाइल सेम ही है, जिस पर डेटा सबमिट होगा उसी पे ही आपने रिटर्न करना है। Send the submitted form data to the page itself instead of jumping to the different page. This way the user will get error message on the same page as the form. Next, what is the HTML special character function? ये यूज़ किया था ना हमने, मेरा को बताया था कि अगर हम लोग उसको डाल देते हैं तो ये क्या करता है, HTML के अगर कोई टैग को अगर सबमिट करते हैं तो HTML एंटिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। The HTML special character functions convert special characters into HTML entities. This means that it will replace HTML character like less than, greater than with the normal text. यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस फाइल को ओपन कर दूं यहाँ पर, तो ये क्या बना देता है, लेस देन और ग्रेटर देन के उसको सिंबल में कन्वर्ट कर देता है टैग को। तो ये अभी नॉन एग्जीक्यूटेबल हो गया। This prevents attackers from exploiting the code by injecting HTML or JavaScript code, cross-site scripting attacks in forms. ठीक है, warning: the PHP underscore server PHP self variable can be used by hackers as well. इसको hackers भी try मार लेते हैं, है ना। So if PHP self is used in your page, then a user can enter a slash and then some cross-site scripting which is called XSS commands to execute.
So cross-site scripting is a type of computer security vulnerability typically found in web applications. Cross-site scripting enables attackers to inject client-side script into the web page viewed by other users. Assume we have the following form in a page named 3 the form element. ठीक है, ये हमारी फाइल है. Now if a user enters a normal URL in the address bar like http localhost आपका ये इस तरह से यूज़र ने अगर कुछ लिख के डाला तो the above code will be translated to this. So क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं अगर ये URL कॉपी करूँ और मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर लाके डाल देता हूँ. सो हमें मंथ अपना करेक्ट करना पड़ेगा. तो भाई हमारा जो फाइल का नाम है, मैं सिर्फ आगे का एक काम करता हूँ, आगे का कोड उठा लेता हूँ, है ना. आगे सब ऐसे रहने देते हैं. नहीं उठाया और यहाँ से मैं इस फाइल का URL के आगे में ये डाल देता हूँ और इसको लाके हमने यहाँ रख लिया. ऑलराइट, तो अब जब हम लोग इस फाइल को यहाँ से रन करेंगे ना, तो देखो क्या आ रहा है, पेज ओपन हो रहा है. अब अगर मान लो मैंने उसके आगे वो कोड पर्टिकुलर डाल दिया, क्या हुआ, कोड ब्राउज़र में रन हो गया. ऊपर क्या लिखा रहा है, हैक्ड, है ना. तो देखो मैंने ये तो नहीं लिखा था ना स्क्रिप्ट अलर्ट, मैंने ये तो नहीं लिखा था ना, बट ये लिखा कैसे गया, ये लिखा गया इसकी हेल्प से, जो आप ऊपर देख रहे हो, /%22%, इससे बना आपका वो वाला पार्ट लेस देन वाला. ठीक है. फिर यहाँ पर आप ये देख रहे हो स्क्रिप्ट टैग अवेलेबल है. फिर यहाँ पर ये अलर्ट लिखा गया है इसके अंदर. फिर ये हैक्ड लिखा गया है इसके. फिर स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया गया इसके अंदर. तो जब ये पूरा कोड चलता है तो क्या बना देता है, एक अलर्ट बना देता है. अब देखो टैग बन गया आपके यहाँ पर इस तरह से. सो ऐसा आप कभी नहीं चाहोगे कि ऐसा आपकी फाइल में हो. चलो इसको बंद करते हैं, इधर आते हैं. सो हाउएवर कंसिडर दैट a user enters the following URL in an address bar. In this case, the above code will be translated. This would result in an open redirect vulnerability. So this code adds a script tag and an alert command, and when a page loads, the JavaScript code will be executed. The user will see an alert box. This is just a simple harmless example how the PHP self variable can be exploited. Okay, so be aware of that any JavaScript code can be added inside the script tag. A hacker can redirect the user to a file on another server, and that file can hold malicious code that can alter the global variable or submit the form to another address to save the user data. For example, how to avoid $server PHP self exploits. The PHP self exploits can be avoided by using the HTML special character function. So the form should look like this. The HTML special character functions convert special characters to HTML entities. Now if the user tries to exploit the PHP self variable, it will result in the following output. The exploit attempts fail and no JavaScript alerts are shown. ठीक है, तो आपका HTML स्पेशल कैरेक्टर का अगर आपका फंक्शन लगा हुआ है और कोई यूजर्स को ट्राई करेगा तो आपका JS रन नहीं होगा उसके अंदर. तो जो भी लोग शॉर्टकट में लिख देते हैं बिना इसके कि भी चलो डेटा ही तो चलाना है, तो अपनी प्रैक्टिस के लिए ठीक है, बट आप एंड यूज़र का नहीं जानते कौन कितना खतरनाक है बंदा, कोई कुछ भी ट्राई मार सकता है. तो इसलिए आप दुनिया को अच्छा देखते हो, बहुत अच्छी बात है. सब आपको अच्छा नहीं देखते, तो आप तरक्की करते हो. लोगों के यूट्यूब के चैनल हैक हो जाता है, देखते ना कई बार लोग कहते हैं भैया मेरा चैनल हैक हो गया, मेरे सारे सब्सक्राइबर चले गए. फिर वीडियो बनाते हो कि भैया मैं दोबारा से ज्वाइन करूँ, बर्बाद हो गया. होता क्या है ना कि जैसे मान लो कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ बट मुझे यूट्यूब चलाना नहीं आता. मैंने क्या करा,
भाई तुम बहुत अच्छा चैनल चला रहे, मैंने अपने चैनल का एक्सेस तुम्हें दे दिया, तुमने मेरे लगा दिया। समझ गए ना भाई, ऐसे थोड़ी ना गायब हो जाएगा यूट्यूब से, भाई तुम्हारा ही क्यों हुआ, बाकी का क्यों नहीं हुआ। होता क्या है कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है ना, आपने किसी को अधिकार दिया अपने चैनल के अंदर कि भाई तुम आओ और मेरा चैनल मेरे व्यापार मैनेज कर लो, मेरी बुद्धि को भी अच्छे में डाल ले, सब साफ। चैनल डिलीट, चैनल डिलीट, सारे सब्सक्राइबर डिलीट। शुरू से शुरू करो। तो लोग मेल लिखते हैं यूट्यूब यूट्यूब को कि भाई हमारा चैनल रिट्रीव कर दो, क्योंकि कुछ टाइम होता है कि इतने दिन में वापस आ सकता है। तो यूट्यूब फिर देखता है कि भाई एक्चुअल में तुम्हारे साथ ऐसा है या जानबूझ के किया गया है, वो बहुत सारी चीज़ हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है कि जैसे इंस्टाग्राम के सारे सब्सक्राइबर गायब हो गए, तो बहुत ज़्यादा पंगे आते हैं वहाँ से, इस तरह की चीज़ें। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे मैं अगर अपना एक चैनल का एग्जांपल दूं यहाँ पर, जैसे ये मेरा चैनल खुला हुआ है, क्योंकि मैं आपका सारा डेटा क्लास का इसमें डालता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है ना, एक सेटिंग का ऑप्शन आता है। सेटिंग के अंदर क्या होता है, एक आपका यहाँ पर आपको मिलता है एग्रीमेंट, डेमोग्राफिक, कम्युनिटी, परमिशन। सो आप देख रहे हो यहाँ पर मैं ऑनर हूँ, मैंने किसी को मैनेजर बनाया हुआ है ना। तो मैनेजर क्या कर सकता है, दिखा रहा है कैन व्यू एवरीथिंग, मैनेज परमिशंस टू गिव एंड क्रिएट, एडिट एंड डिलीट कंटेंट। बट ये चैनल डिलीट नहीं कर सकता। अगर मैंने इसको बना दिया कि भैया तुम सब कुछ कर सकते हो यहाँ से, तो यहाँ पर देखो सारे कंट्रोल है, ऑनर मैं रहूँगा इसका, ठीक है। तो मैंने हिसाब से कंट्रोल दिया, ये नहीं कि सारा कुछ दे दिया। मैंने एक एग्जांपल समझाने के लिए मैंने बना के दिखाया था, उनका कोई लेना देना नहीं उससे, ठीक है। तो हर जगह पर ना यूज़र बनाने का कंट्रोल आता है। तो जैसे जब हम लोग किसी का बैकएंड वगैरह पूरा लिख के उसको देते हैं ना, तो हम उसमें भी परमिशन लगा देते हैं कि वो क्या क्या कर सकता है। पता चला कि कल को मजे मजे पूरा डेटाबेस ही उड़ा देगा, जी मुझे नहीं पता कैसे हो गया। भाई कंप्यूटर में अपना कुछ नहीं होता, तुमने कुछ तिकड़म किया होगा तभी हुआ है। हाँ, तो हम एडमिन को भी लिमिटेड एक्सेस देते हैं, भाई तो इतना ही बिगाड़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब को हम भी ना सुधार पाए उसको। समझ रहे हो ना। तो इसलिए साइट ऑनर क्या करते हैं, जैसे मान लो जो जो ये मॉडल डिज़ाइन कर रहा है कि 7 ब्रांच है, तो एडमिन जो होगा वो किसी ब्रांच को बना भी सकता है, उड़ा भी सकता है। कोई बंदा डायरेक्ट आके भी ब्रांच बना सकता है उसके अंदर, है ना। या अगर ब्रांच किसी ने बना दिया तो मैं ये राइट रखता हूँ कि मेरे पास परमिशन आएगी कि मैं इसको ब्रांच को अलाउ करूँ कि नहीं करूँ। तो मैं कुछ भी कंट्रोल इसके अंदर बना सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इससे क्या होगा, मिस यूज़ नहीं होगा। अब ऐसे क्या मान लो जैसे हमने अरीना की वेबसाइट बनाई, कोई आता है अच्छा यहाँ पर ब्रांच रजिस्टर हो सकती है, ऐसे पता नहीं आके 250 सेंटर भी ब्रांच बना के चले जाएंगे। तो मेरे तो हो गया सर्वर का काम, मेरे रिसोर्स फूक रहे हैं सब दिन रात धड़ा। तो एड में भाई साहब अमेजोन की रिपोर्ट आती है निकल के, भाई साहब AWS सर्वर की, भाई तुमने इतना रिसोर्स यूज़ किया, इतना एक्स्ट्रा पे करो। भाई मेरी तो 7 ही ब्रांच थी, इतना लोड कहाँ से आ गया। अमेजोन क्या करता है, जैसे 2 तरह की होस्टिंग होती है, एक भी मैंने साल भर के लिए खरीद लिया, मैं जो मर्जी करूँ। कुछ ऐसी होती है कि जैसा जैसा लोड डालोगे वैसा तुमसे पैसा चार्ज किया था, इस हिसाब से फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है। हाँ, तो आपने अगर ज़्यादा लोड ले लिया तो आपसे उतने पैसे ले लेंगे, तुम्हारा काम बंद नहीं करने देंगे हम। अगर तुम्हारे 1000 आ गए, 1000 का ट्रैफिक चला देंगे, तो जितना मेरा हार्डवेयर एक्स्ट्रा लगा उतना पैसा दो मुझे, ऐसा होता है सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, फेलियर नहीं होता। तो इसलिए जो हम लोग AWS की होस्टिंग लेते हैं ना, अमेजोन वेब सर्विसेज की या गूगल क्लाउड, या जैसे तुम्हारा एक माइक्रोसॉफ्ट का आता है अपना अजूर, ठीक है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट की अपनी अजूर के नाम से होस्टिंग आती है, अमेजोन की AWS के नाम से आती है, गूगल की गूगल क्लाउड के नाम से आती है। तो उसके अंदर बकेट वगैरह बनती है, फिर डेटा वगैरह उसके अंदर पुश किया जाता है ना। तो ये लोग ना ऐसे ही लेते हैं, इनका फिक्स नहीं कि भी मैंने तुम्हें 1000 रुपये दे दिए तो मेरा 1000 रुपये साल को, ना ना ना, ऐसे नहीं। हम हर महीने बात करेंगे भी तुमने कितना लिया, मिनिमम इतना तो रहेगा रहेगा, इससे ऊपर लगा तो पैसे ले लेंगे तुमसे। ये तो सस्ते वाले होते हैं, बड़ी कंपनी इन पे नहीं चलाती साइट, ये तो छोटी मोटी साइट चलाने के लिए ठीक होता है। हाँ, जैसे इंस्टीट्यूट लेवल की साइट होगी तो उसके लिए ठीक है, ठीक है। अब मान लो कि अब जैसे हमारे इंस्टीट्यूट की अगर अकेली साइट है तो होस्टिंगर अच्छा है। अब जैसे हमारे पूरा जो ऑल ओवर वर्ल्ड चल रही है, ठीक है, तो उसके लिए वो होस्टिंगर नहीं है, वो फिर अलग है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे सेंटर आए दिन बनते रहते हैं, डिलीट होते रहते हैं। तो ऐसे तो भाई पता नहीं, जैसे यानी कि एक पोर्टल का पूरा डुप्लीकेट बन गया ना, फिर
उसके अंदर यूज़र्स बनेंगे, फिर उन यूज़र का लोड होगा। तो जैसे होता है ना कि मान लो कि मेरे पेज में 50 इमेज है, तो सर्वर को 50 इमेज की रिक्वेस्ट जाएगी, फिर 50 रिक्वेस्ट पे डेटा आएगा, यानी कि सर्वर की बैंडविड्थ खर्च हो रही है। और जब भी हम कहीं पर कोई स्पेस खरीदते हैं ना, तो यहाँ पर ना कुछ बैंडविड्थ लिख के आता है नीचे, अगर आपने कभी नोटिस किया हो। देखते हैं जरा कहीं लिखा हो यहाँ पर, ये देखो बैंडविड्थ लिखा रहा है। यानी कि मेरा स्टोरेज है 50 GB, मैं 1 TB, एक टीवी में कितने होते हैं, 1000 GB होते हैं ना, तो 100 GB है आपका। हाँ, तो 100 GB का आप जो डेटा है वो आदान प्रदान कर सकते हो। इससे जैसे अगर आपका ऊपर चला गया, चाहे भले से आपका डेटा यहाँ पर 10 GB हो, तो आपकी वेबसाइट बंद पड़ जाएगी, समझ गए। तो डेटा बहुत ज़्यादा एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। पता चला तुमने साइट तो बहुत अच्छी बनाई लेकिन बना दी सब अनसन, उसमें ढेर सारी रिक्वेस्ट चल रही है, धड़ 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 धड़। तो जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट उतनी ज़्यादा वेबसाइट स्लो, गूगल में रैंक भी नहीं करेगी, आपका रिसोर्स जल्दी फूक जाएगा, ठीक है। यानी कि तुम्हारा सर्वर जो वो ओवरलोड होगा फिर उस केस में। तो पहले के टाइम में क्या होता था ना कि जब कोई वेबसाइट हम लोग बनाते थे 2014 तक, तो पहले क्या होता था, जैसे फॉन्ट ऑसम वगैरह ऐसी चीज़ तो होती नहीं थी, वो बाद में आई लेटर ऑन। तो हम क्या करते थे ना कि इमेज स्प्राइट्स का यूज़ करते थे। अगर मैं यहाँ पर इमेज स्प्राइट सर्च करूँगा ना, तो इमेजेस में आपको ऐसे ग्रुप ऑफ आइकन दिखाई देंगे एक साथ, ठीक है। अब मान लो कि ये 100 इमेज है, ठीक है। अब इन 100 इमेज के चक्कर में क्या होगा ना कि अब मान लो जैसे यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारी नंबर ऑफ इमेजेस के अंदर अवेलेबल है, तो या जैसे ये आप देखोगे, है ना, तो इतने आइकन्स अगर आपने लगा रखे हो, तो इतने आइकन्स की रिक्वेस्ट बार बार सर्वर को जा रही है, चाहे वो केबी का ही क्यों ना, ठीक है। तो वो गलत है, यानी कि सर्वर ओवरलोड होगा उससे। तो हम क्या करते थे ना कि इन सभी इमेज का एक ही एक इमेज बनाते थे, बस क्या करते हैं CSS से पोजीशन चेंज कर करके अपना काम चला लेते हैं। इससे क्या होता है, आपकी रिक्वेस्ट एक ही गई, काम मल्टीपल हो गए, है ना। हाँ, अब तुम लोग सीधे ऑसम आइकन का सीधे इंटीग्रेशन करते हो, उससे हमें दिक्कत नहीं आती, बट आज भी इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं, बढ़िया चीज़ है। तो इतने आइकन्स दिमाग ख़राब कर देते हैं सर्वर का, है ना। अब आइकन आज की डेट में बिना आइकन के तो वेबसाइट बनती नहीं है। पहले के टाइम में तो सिर्फ सोशल मीडिया के होते थे आइकन, ठीक है। अब तो हर चीज़ के लिए एक आइकन होता है बढ़िया सा, ताकि यूज़र को समझ में आ जाए कि ये क्या है, अच्छी भी लगती है वेबसाइट। चलो, तो ये हम लोगों को समझ आया, इधर आ जाता है। So validate form data with PHP. The first thing we will do is to pass all variable through PHP HTML special character function. When we use the HTML character special character functions, then if a user try to submit the following in a text field, this would not be executed because it would be saves the HTML escaped code like this, ठीक है। So the code is now safe to be displayed on the page or inside an URL. We will also do two more things when the user submits the form: strip unnecessary characters like extra space, tab और new line. मान लो हमने दिखाया था ना लास्ट क्लास में, स्ट्रिप का हम लोगों ने यूज़ करा था, दिखा देता हूँ, शायद याद नहीं रहा तुम लोगों को। वैलिडेशन में हमने यहाँ पर क्या चलाया था, एक स्ट्रिप स्लैशेस का यूज़ किया था। सो स्ट्रिप स्लैश क्या काम कर रहा है, तो आप यहाँ देख रहे हो, स्ट्रिप स्लैश से हमारा मतलब ये किधर गया भाई, ये तो ये क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस, टैब और न्यू लाइन, ठीक है। मान लो जैसे मैं आपको दिखाया था कि आपने फर्स्ट टाइम लिखने से पहले कुछ स्पेस लिख दिया, तो वो गायब कर देगा स्पेस को। आपने मल्टी लाइन अगर टेक्स्ट लिखा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइन के लिए एंटर लगा दिए, तो उसको गायब कर देगा वो अपने आप से। ट्रिम और स्ट्रिप, यहाँ पर आप देखो ये रिमूव बैक स्लैश जो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, द फॉर्म फ्रॉम द यूज़र इनपुट डेटा विद द PHP स्ट्रिप स्लैशेस फंक्शन। सो ये स्ट्रिप स्लैशेस हमारा फंक्शन है, ठीक है। और एक्स्ट्रा स्पेस, टैब, न्यू लाइन जो भी आपने लगाया होगा वो क्या करेगा, ट्रिम उड़ा देगा उसको, स्ट्रिप अननेसेसरी कैरेक्टर। The next step is to create a function that will do all the checking for us, which is much more convenient than writing the same code over and over again. हमने एक फंक्शन बना लिया टेस्ट इनपुट, उसके अंदर पैरामीटर पास किया डेटा, है ना। टेस्ट इनपुट इज नॉट अ प्री डिफाइन, आप उसको कुछ भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम हर एक यूज़र का इनपुट क्या होगा,
टेस्ट इनपुट में पास करेंगे, अगर कहीं गलती होगी तो उसको वहीं पर ही एलिमिनेट कर देंगे। नोटिस दैट एट द स्टार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट वी चेक वेदर द फॉर्म हैज बीन सबमिटेड यूजिंग $_server request method triple equal to post। मैं यहाँ यूज़ करा ये चीज़। तो if the request method is post, then the form has been submitted and it should be validated. If it has not been submitted, skip the validation and display a blank form. So however, in the above example, all input fields are optional. The script word finds even event if the user does not enter any data। तो ये आपका इस तरह से काम करे। अब जैसे हम लोग बात करते हैं रिक्वायर्ड की, भाई कि यहाँ पर हमें यूज़र अगर कुछ ना दे तो यहाँ पर वार्निंग आ जाए लिख के, तो खाली अच्छा नहीं लगता ना। यूज़र ने एक लिखा, बाकी 4 फील्ड खाली आ रहे हैं, तो मेरा कोड का स्ट्रक्चर खराब होगा। पीछे जहाँ डेटा में स्टोर करा रहूँगा बैकेंड में, लोग आएंगे आधा अधूरा लिखेंगे, सबमिट कर दिया, मेरा फॉर्म खराब होता जा रहा है बैकेंड का। मुझे तो भाई तरीके से जितनी चीज़ें चाहिए एंड यूज़र से वो लेनी है। अब देखो यहाँ पर कोई नीचे वेरिएबल नहीं आ रहा है ना, यहाँ पर सब रुका हुआ है इसके अंदर। तो डेटा कब आएगा, जब मैं यहाँ लिखूँगा। जैसे मैं लिखा जाके अरीना एनिमेशन, ईमेल आईडी डाल दिया मैंने, यहाँ वेबसाइट डाल दिया मैंने, यहाँ पर ये चूज़ कर लिया हमने और इसको सबमिट कर, डेटा आ गया नीचे इस तरह से। रिलोड करेंगे इसको या बैक कर लेते हैं इसको। चलिए, सो यहाँ पर हमने क्या किया, इसके लिए हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड वाली फाइल को ओपन करना है। हमने क्या बनाया, एक वेरिएबल नेम एरर, ईमेल एरर, जेंडर एरर, कमेंट एरर, वेबसाइट एरर। हम वेरिएबल के अगेंस्ट वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, हमने सीख लिया, ठीक है, पहले भी देख लिया था हमने। इसका फॉर्म वैलिडेशन हम लोग दोबारा देख रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टी लाइन कोड नहीं कि भाई आपने एक वेरिएबल बनाओगे नेम का, फिर एक वेरिएबल बनाओगे इसका, तो इससे क्या होगा, कोड की लेंथ बढ़ेगी। डेवलपमेंट में के अंदर जितना छोटा कोड लिखोगे उतना बढ़िया है। तो ये हमने काम किया। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा, पहले के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो पहले वाले एग्जाम्पल में सीधे सीधे हमारा डेटा सबमिट हो रहा है, ठीक है। यूज़र ने इनपुट दिया, हमने उसको एक वेरिएबल के अगेंस्ट कैच किया और हमने उसको नीचे ला के रिटर्न कर दिया। बट अब की बार हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, तो ये देखो यहाँ पर डेटा हमने कहीं पर कॉल कराया था, अच्छा ये दूसरी फाइल है ना, यहाँ हुआ इसमें, ये हमने यहाँ पर रिटर्न करा लिया था डेटा, यूज़र ने क्या सबमिट किया। बट रिक्वायर्ड में हमने क्या किया, नीचे वाला सब कुछ सेम वैसे ही है। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाई सबके एक एरर के वो बना दो। अब ये एरर को हम लोग तब करेंगे जब मान लो यूज़र हमें किसी फील्ड के अगेंस्ट कोई डेटा नहीं देगा। तो हमने क्या लिखा, इफ़ $server request method post, हमने क्या चेक किया, इफ़ अगर ये एम्प्टी है, पोस्ट नेम अगर एम्प्टी है तो उसको एक एरर दे दो, नेम इज़ रिक्वायर्ड। और अगर वो डेटा दे देता है उसको चेक कर लो टेस्ट इनपुट में कि उसने सही दिया है कि नहीं दिया है ना। तो ये प्रोसेस एप्लीकेट हो रहा है बार 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 एंड तक, ठीक है। इफ एल्स चल रहा है हर एक बार, है ना। तो एक इफ एल्स नेम का, एक इफ एल्स ईमेल का, वेबसाइट का, कमेंट का, ईमेल का, और नीचे लाके हमने डेटा यहाँ पर डिस्प्ले करा है। अब हमने क्या करा, इन सभी फील्ड के आगे फॉर्म के अंदर क्या बनाया, एक स्पैन। हमने बूटस्ट्रैप की क्लास लगाई टेक्स्ट डेंजर, हमने एक एक्सट्रैक्ट लगा दिया, भाई ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। टेक्स्ट डेंजर से क्या होगा, स्टार्स होगा वो रेड कलर में आएगा, यूजर को पता चलेगा भाई ये रिक्वायर्ड है डेटा। अब हमने क्या लिखा इसके आगे ना, कि हमने बोला इसको PHP एको करो नेम एरर। नेम एरर का डेटा कहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा, तो हमने यहाँ पर लिख के डाला हुआ है कि नेम एरर की वैल्यू क्या, नेम इज़ रिक्वायर्ड। अब जैसे अपन ने फॉर्म सबमिट किया तुरंत लिख के आ गया, नेम इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, जेंडर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगर ये ब्लैंक रहेगा ना, ठीक है, एम्प्टी है, तो ये एम्प्टी पे चेक कर रहा है नेम, और अगर डेटा उसको दे रहा है तो एल्स में उसको पास कर देगा, ठीक है। तो ये लग गया अपना वैलिडेशन, सिंपल सा इस तरीके से। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे नेक्स्ट फाइल के अंदर कि भाई वैलिडेट टेक्स्ट फील्ड ईमेल एंड URL। जरा ये फाइल ओपन कर लो, बैक यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। द कोड बिलो shows a simple ways to check if the name field only contain letter, dash, apostrophes and white space. If the value of the name field is not valid, then store an error message. तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे नेम की ब्लैंक है, ईमेल की ब्लैंक हमारे यहाँ पर आ रही है। तो जैसे मैं यहाँ पर डेटा डालूंगा तो इसको चेक कर लेगा ऊपर, क्योंकि अभी अनडिफाइंड इसको दिखा रहा है ना। तो लाइन नंबर 27, लाइन नंबर 38, लाइन नंबर 47, जरा इस फाइल को ओपन करिए और देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ हमने डाली है। तो लाइन नंबर पहला क्या है, 27, तो ये हमारा 27 है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करा, ठीक है। क्या चेक करें, चेक इफ नेम ओनली कंटेन्स लेटर एंड वाइट स्पेस, और कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, है ना।
यहाँ पर हम लोग क्या चेक करें, ईमेल। तो मैंने बोला था ना, ईमेल के लिए हमारे पास फिल्टर अंडरस्कोर वेरिएबल ईमेल करके आता है, फिल्टर वैलिडेट ईमेल। हमें इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये हमारा वेबसाइट को वैलिडेट करने के लिए। तो आप देखो कितना कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, है ना, सारी चीज़ें लिखी हुई ना। अब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है पेचीदा सा, है ना, कि ये क्या है इसके अंदर सारी चीज़, बट समझने की कोशिश करो। स्लैश बी क्या था, लास्ट क्लास में पढ़ा था मैं, कैपिटल बी स्मॉल बी पढ़ाए थे ना, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि आप इसके अंदर अलग अलग सिंबल्स कॉल कर सकते हो। तो देखो क्या होता है ना, कि जब आप इसको यूज़ कर रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग पैटर्न बना रहे हैं अलग अलग, कि भाई जब कोई URL लिखा जाता है, या तो वो HTTP होता है या वो FTP होता है। HTTP यानी कि एंड यूज़र सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और डेटा आता है। FTP से हम लोग कंप्यूटर से डेटा सर्वर पर अपलोड करते हैं। एक होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एक होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। सो आप रिक्वेस्ट करते हैं ब्राउज़र से और रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पर, सर्वर उधर से रिटर्न लेके आता है डेटा, अगर वो URL एग्जिस्ट करता है आपका, है ना। तो यहाँ पर HTTPS और FTP दोनों अवेलेबल है। फिर क्या है, www डॉट, है ना। फिर क्या है, जो वेबसाइट का नेम है वो A to Z स्मॉल में, या 0 to 9, या अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर है किसी तरह का, वो पैटर्न लगा हुआ है इसके अंदर। तो ये सब किस में डाल रखा है, एक एरे में डाल रखा है अपना सारा डेटा, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर ये जब कंप्लीट होगा ना अपना, तो उसके बाद हम लोग जो .com वगैरह होता है, डॉट के बाद का डेटा, उसके लिए हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। और आई हमने किस लिए लगा रखा है, इनसेंसिटिव सर्च के लिए। और वेबसाइट का जो फील्ड है, तो यूज़र जब वहाँ से कोई डेटा पोस्ट करेगा ना, तो ये इसको चेक करेगा। तो क्या हो रहा है कि जब भी हम लोग लिखते हैं ना HTTP, तो क्या लिखते हैं, कॉलन दो /, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलन का // चेक हो रहे हैं, डेटा चेक हो रहा है यहाँ पर। तो पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये पैटर्न क्या है, एक वेबसाइट का URL ही बना रहा है पूरा। लेकिन अगर ऐसे देखो तो कॉम्प्लिकेट लगता है, अगर ध्यान से इसको समझोगे ना, तो वो उसको पैटर्न बना हुआ है उसके अंदर कि किस तरह से डेटा चल रहा है। तो रेगुलर, अब सोचो कि यही काम अगर मैं इफ़ एल से करने बैठूंगा ना, तो दिमाग खराब हो जाएगा और कोड बहुत लंबा हो जाएगा, कितनी कंडीशन चेक कराओगे इसके अंदर। सो बेटर इज़ कि आप इसको इस तरह से डिफाइन करो, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इसमें ना टेंशन की जरूरत नहीं है, रेगुलर एक्सप्रेशन आपको बनाने मिल जाते हैं, उठाओ लगा, ठीक है। चैट GPT पे डाल दो, बहुत बढ़िया आंसर, ठीक है। GPT फेवरेट है इसका। तो ट्राई करना इस चीज़ को। तो चलिए हम लोग यहाँ देखेंगे कि भाई नीचे से जब एक फॉर्म को प्रोसेस किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है सर, ठीक है। यहाँ पर इसको लगाया हुआ है और एक नेम में सुना है। तो ऐसे अगर आपका कहीं पर नंबर अगर आप चेक कराए, तो क्या लिखोगे, 0 to 9, ठीक है। अब जैसे नेम कोई यूज़र अपर केस में लिख दे, लोअर केस में लिख दे, A to Z में, या बीच में कहीं मिक्सिंग कर दे, तो हमें मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है। A to Z कैपिटल हो, A to Z स्मॉल हो, चलेगा अपने को, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं यहाँ पर, मैंने इसको जाके लिखा 1 2 3, ईमेल आईडी मैंने कुछ गलत लिख दिया, और मैंने वेबसाइट को भी कुछ गड़बड़ कर दिया, और मैंने यहाँ पर जाके इसको कुछ गड़बड़ कर दिया, और मैंने यहाँ जाके इसको मेल कर दिया, और मैंने इसको सबमिट किया। तो इसने मुझे डेटा नीचे दिखाया, लेकिन उसने ऊपर ये चेक किया, ओनली लेटर्स एंड वाइट स्पेस अलाउड इन दिस। तो अब देखो ऊपर के एरर सब चले गए आपके जो पहले आ रहे थे, जो डेटा सबमिट हो गया ना, वो चेकिंग के लिए मैंने बनाया। तो ये कह रहा है इनवैलिड ईमेल है, इनवैलिड URL, इनवैलिड है। अगर मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, जैसे भी अरीना एनिमेशन, ईमेल आईडी, वेबसाइट का नेम, नथिंग, एंड जेंडर इज मेल। अब ज़रा सबमिट करो, क्या कोई एरर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, डेटा आ गया हमारे पास। तो ये इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन से आप डेटा को और ज़्यादा सैनिटाइज कर सकते हो, ठीक है। ये उसका आ रहा है ग्रामरली का, ग्रामरली टूल होता है ना, उसका आएगा ना ये। तो क्यों आएगा, तुमने डाल नहीं रखा तो इसलिए नहीं आया। यहाँ पर एड ऑन डालना पड़ता है ऊपर, ग्रामरली यहाँ पड़ा होगा। लो मैं हटा देता हूँ, अब तुम्हारे में भी नहीं, मेरे में भी नहीं, खत्म बात। ऐसा कैसे, मेरे भाई के पास नहीं, मेरे पास भी अब नहीं आएगा। बाहर से रिक्वेस्ट करेंगे, फिर चलाएंगे, नाराज़गी खत्म। अच्छा बता दिया, मेरे भी किसी काम का नहीं। चलो
नेक्स्ट PHP फॉर्म वैलिडेशन का हम लोग एक और देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, टू शो द वैल्यूज इन द इनपुट फील्ड्स आफ्टर द यूजर हिट्स द सबमिट बटन, वी एडेड अ लिटिल PHP स्क्रिप्ट इनसाइड द वैल्यू एट्रीब्यूट of the following input fields: name, email and website. In the comment area, text area field, we put the script between the text area tags. The little script outputs the value of the email, name, website and comments variable. Then we also need to show which radio button that was checked. For this we must manipulate the checked attribute, not the value attribute for radio buttons. सो यहाँ पर जैसे हम जाते हैं कुछ लिख के आते हैं, ये सारी चीज़ें इस तरह से, और ठीक है। तो अब क्यों आप देख रहे हो फॉर्म का डेटा आपका ब्लैंक नहीं हुआ, यहाँ पर वो सारी चीज़ें लिखी आ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, इसके लिए आप देखते हैं वैल्यू एट्रीब्यूट रहता है हमारे पास। तो हमने क्या करा यहाँ पर कहीं अगर आप देखोगे तो वैल्यू क्या लिखा रहा है, एको करो नेम को। तो जो डेटा आप नीचे एको कर रहे थे हमने उसको फॉर्म के अंदर ही एको करा दिया, वैल्यू इक्वल टू। अब इसकी ज़रूरत कहाँ आती है, मैंने क्यों बताया आपको, जब आप किसी डेटा को एडिट करते हो ना, तब आपको डेटा दिखाना होता है कि क्या डेटा एडिट करना है फॉर्म के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो आप ईमेल अपडेट करने आए, तो यहाँ से आके ईमेल गायब हो जाए तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी ना, ईमेल कहाँ गई, तभी तो उसका अगेंस्ट बदलोगे। तो एडिट में वो डेटा आना चाहिए। तो जब लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं बैकएंड में अपडेट करने के लिए, एडिट करने के लिए, तो पहले डेटा लिफ्ट करते हैं बैकएंड से फील्ड के अंदर, फिर उसको नए डेटा से पोस्ट कर देता है, ठीक है। तो ये आपका डेटा जो आपने सबमिट किया, जो हम लोग पहले हमारा ब्लैंक हो रहा था ना, अब वो इस तरह से फिल होकर आपको दिखाई देगा इसके अंदर। सो ये है आपका बेसिकली PHP के अंदर फॉर्म। ये अपने डेमो तो देख लेते, गेट और पोस्ट से कैसे डेटा आता है, ये हमने एग्जाम्पल बना रखा था। एग्जाम्पल 1 में क्या है, ये हमारा सिंपल फॉर्म अपना बना हुआ है इस तरह से, ठीक है। ऑलराइट, सो बेसिक फॉर्म जो है हमारा वो कंप्लीट है। अब आप इसके ऊपर जैसे आगे बढ़ोगे, जब लोग प्रैक्टिकल करेंगे, तो जैसे साइन इन साइन अप कैसे बनते हैं, लॉग इन लॉग आउट कैसे आप कराओगे, सारी चीज़ें, यूज़र को रजिस्टर कैसे करोगे, बैकएंड में डेटा कैसे डालोगे, फ्रंट एंड में कैसे लेकर आओगे, तो जब प्रॉपर्टी खत्म करोगे तब वो सारी चीज़ों पर पहुँचोगे। अब इधर मुझे याद दिलाओ, हम लोग कौन सी डेट से डेटा उठा रहे थे सीखने के लिए, सी ड्राइव मार्च महीने में चल रहा है। अभी तो हम बहुत दूर हैं, बहुत दूर तक जाने में ही। मार्च में 9 मार्च, एडवांस PHP फॉर्म टैग थोड़ी ना बनाती है, PHP इसको हैंडल कर रही है। PHP से क्या है कि यूजर जब डेटा सबमिट कर रहा है ना, तो हम उसको कैप्चर करके यूजर को रिटर्न कर रहे हैं। जैसे अभी तक क्या होता था, हम लोग HTML में ये नहीं कर पाते थे, लेकिन जावास्क्रिप्ट हम लोग कर पाते थे। यूजर ने क्या सबमिट किया वो तुमने करना सीखा है ना। और जैसे जावास्क्रिप्ट का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो मैंने जैसे इसको बोला था ना, क्या नाम है, तुषार को, कि भी वेबसाइट बनाना, जो प्लांट वाली हमें मिली है ना, बनाना स्टार्ट इसने किया नहीं है अभी तक। उसको बना लो सीरियस नोट के ऊपर, क्योंकि ना दो हमें बहुत जल्दी उसको सबमिट करना रहेगा डेटा को। तो जैसे मैं दिखाता हूँ, लास्ट क्लास मैंने किसी जावास्क्रिप्ट वाले बैच में बच्चों को करके भी दिखाया था। तो देखो जैसे कि ये अपनी वेबसाइट है ना, तो यहाँ देखो मैंने क्या बनाया, कस्टम अपना कोड लिखा, माई ई कॉमर्स स्टोर। यहाँ पर मैंने नेविगेशन अपना बनाया जिसमें कोई लिंक अभी फिलहाल नहीं है। ये अपना मेन टैग है जिसके अंदर हमारा एक इनपुट है जिसमें डेटा सर्च होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट का हमने एक डिप बनाया, सारा डेटा बैकएंड से आ जाएगा अपना इसके अंदर। और यहाँ पर हमारा क्या है, ऐड टू कार्ट का सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पर हमारा डेटा सबमिट करने के लिए, क्योंकि जब यूज़र ऑर्डर प्लेस करेगा तो आ जाएगा। तो देखो इतने से कोड में पूरा वेबसाइट बन गया, सिर्फ इतना सा कोड, नथिंग मोर नथिंग लेस, है ना। अब सारे जो गेम चल रहा है वो चल रहा है स्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। हमने कोई एसक्यूएल यूज़ नहीं करा, हमने कुछ नहीं किया, हमने एपीआई का इस्तेमाल किया। हमने क्या बोला, ठीक है जी कोई बात नहीं, हम इंडेक्स में आते हैं, हमने इसको ओपन करा, ब्राउज़र में गए, अरे शाबाश देखो डेटा आ गया हमारे पास सारा बैकएंड से, ठीक है। यूज़र ने बोला जी ऐड टू कार्ट, या वो कहता है जी मैं सर्च करूँगा, ठीक है। तो हमने लिखा मेंस, तो मेंस का डेटा आ गया,
मैंने लिखा कैजुअल, कैजुअल का डेटा आ गया, सारा डेटा मेरा सर्च हो रहा है इसके अंदर। मैंने बोला ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट हो गया। मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी है, मुझे कम करनी है। यहाँ से आपने मल्टीपल ले लिए, लेकिन मेरा मूड चेंज हो गया, मुझे एक क्वांटिटी रिमूव करनी है, कर दिया। अब यहाँ देखो कोई फॉर्म है नहीं है ना, हमने बोला चेकआउट करो इसको, नीचे फॉर्म आ गया। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर का गड़बड़ है, वो सही कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखा जैसे कि नेम क्या है मेरा, ईमेल क्या है मेरा, एड्रेस क्या है मेरा, ये हमने डाला। अब जब मैं यहाँ से इसको सबमिट करूँ, देखो मेरा कार्ड जो खाली हो जाएगा, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, कार्ड ब्लैंक, खत्म। इतना कर लो ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर। नहीं, मैं भेज सकता हूँ, मेरे पास पेमेंट गेटवे है, मैं वहाँ पर लेके जा सकता हूँ, लेके जाना चाहूँ तो रेजर पे है मेरे पास, बट मैंने इंटीग्रेशन किया नहीं है उसका। डेटा जा कहीं नहीं रहा, कहीं नहीं जा रहा। बस हमने क्या करा, एक फील देना है ना एंड यूज़र को कि भाई उसने और ऐड टू कार्ट करा, घटा बढ़ा सब पा रहा है, टोटल हो रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट की वैल्यू का सारी चीज़ें हम लोग करा पा रहे हैं इसलिए, है ना। क्वांटिटी घटा बढ़ा पा रहे हैं इसके अंदर, भाई कम ज़्यादा जो करनी कर लो उसके अंदर, है ना। रियल टाइम सब चल रहा है ना। बस चेकआउट करेंगे तो फॉर्म खुल जाएगा, नीचे देखो फॉर्म एक्टिव हो जाएगा, और फिर उसके बाद हमने डेटा को सबमिट करके दिखा दिया यूज़र को। तो अपनी उगाओ की वेबसाइट अगर तुमने इतना कर दिया, लठ गाड़ दोगे भाई साहब, तुम जीत जाओगे। कर लो यार, कितनी देर का काम है ये सब चीज़ें, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे तुम लोग। बूटस्ट्रैप पढ़ने के बाद ऐसी बात है। तो बूटस्ट्रैप के कार्ड वार्ड तो ले ही सकते हो ना, वो आइडिया तो हमारे पास सारा है ही वहाँ पर। ये तेरे लिए, तेरे जैसे बंदे के लिए तो भाई साहब घंटे का काम है, इससे ज़्यादा का नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ। उल्टा तेरे तो इसका भी प्रोजेक्ट बना के देना चाहिए, ले भी तू भी अपना सबमिट कर। डिज़ाइन कहीं से उठा ले, डिज़ाइन कहीं से उठा ले। अरे यार किस बातें करता है, पता नहीं क्या बोलूँ मैं तेरे को। एनवाटो होता है कुछ, एनवाटो पे चला था। ठीक है, एनवाटो पे जाने के बाद यहाँ से सर्च कर इंडोर प्लांट्स, तेरे को दुनिया जान की वेबसाइट मिल जाएंगी यहाँ से। देख आगे सारे फोटोज वोटो सब चीज़ें, फोटोज मिल गई, कर सकते हैं ना इस्तेमाल, आइकन भी मिल गए सब। और क्या चाहिए बता, ये रहे सारे डिज़ाइन तेरे सामने, उठा ले जो तुझे डिज़ाइन अच्छा लगता हो। भाई चाह होनी चाहिए करने की, जहाँ चाह वहाँ रहा, चाहोगे नहीं तो होएगा कैसे। सब मिल जाता है, थोड़ा बहुत उसके अंदर बदलाव कर लो, इतना फोटोशॉप सारी चीज़ तुम जानती हो, फिल्मा उमा चलाना, तो इतना यार ऐसी बातें मत किया करो इतना सीखने के बाद। इसको बनाओ जल्दी से फटाफट से, एक लैंडिंग पेज बढ़िया सा जिसके अंदर बंदा जाए और प्रोडक्ट को जो मैंने करके दिखाया ये सारी चीज़ें करवा उसके अंदर। जेसन तुझे लिखना आता है, डेटा बना जेसन का, उसके अंदर डेटा बैकएंड से ले, अरे भाई मज़ा आ जाएगा यार, तू कैटेगरी चला सकता है यहाँ पर कि भाई मेरे पास इंडोर के अंदर अलग अलग कैटेगरीज हैं। फ्रंट एंड पे कुछ लोड ही नहीं है, हमें कोई बैक सर्वर नहीं देना, कुछ नहीं देना, जेसन फाइल को पीछे सेव कर देंगे, जेसन उसको जेएस में डालेंगे, उसको चला देंगे उसको। चाहे तो मैं तेरे को अपना ये वाला फाइल दे दूंगा, इसी के अंदर तो अपनी जेसन फाइल को रिप्लेस कर लेना एपीआई को। ये तो बहुत ही बकवास यूआई है, ये तो मेरा सिर्फ ये जावा, तुम्हारे बात में जावास्क्रिप्ट बैच आता है ना, ये उसको सिखाने के लिए कि भाई जावा, वो कहते हैं सर जावास्क्रिप्ट कितना पावरफुल है, क्या कर सकते हैं। मैंने ले भाई पूरी वेबसाइट बना के दिखा दो तेरे को एक पेज के अंदर, बना दी हमने पूरी वेबसाइट, ऐड टू कार्ट ले बन गई कॉमर्स पूरी इसके अंदर। ना ना ऐसा तुम्हें नहीं बनाना है, तरीके से बनाना ना अच्छा सा। ये तो मैंने तुम्हें दिखाया कि भाई कैसे फंक्शनलिटी हो सकती है एक पेज के अंदर। तो मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसी वर्किंग साइट बना के दो, समझ गए, जो एकदम रियलिस्टिक फील दे, बंदा जब वहाँ देखे तो कहे भाई कुछ तो अलग देखा, नहीं तो सब स्टैटिक पकड़ा देता है। भाई हम कह रहे हैं कि हम पीएचपी नहीं दे रहे क्योंकि सामने वाले बंदे को सर्वर चलाना पड़ेगा, होस्टिंग वगैरह सारा झेलना पड़ेगा, हो सकता है बंदा इतना टेक्निकल ना हो, लेकिन इसमें तो वो ऐसे खेलेगा ना जैसे अरे भैया ये तो कुछ अलग ही आ गया, है ना। तो वो चीज़ें कर लो यार। तो आज मतलब अब जो है ना सारी चीज़ छोड़ के कुछ कुछ उस दिन भूल जाओ बिल्कुल सब कुछ, कम से कम दो दो तीन तीन वेबसाइट बना के तैयार करो इसमें डालने के लिए, वहाँ से इंस्पिरेशन ले लो, अलग अलग तुम्हें डिज़ाइन मिल जाएंगे। ठीक है, हर चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, और चैट जीपीटी से कलर्स को लिखवा लो। तो क्या करें, जैसे चलो चैट जीपीटी सिखा देते हैं, वैसे तुम एक्सपर्ट ऑलरेडी, चैट जीपीटी चला देते हो,
किसी को सिखाया था कि भाई यू आई के अंदर कि किस तरह से चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना है, तो पूरा यू आई चैट जीपीटी से पढ़ाया हमने, है ना। आज हम तुम्हारे लिए चलाते हैं चैट जीपीटी, है ना। तो क्या बोले इसको, क्या बोले इसको, हमें एक वेबसाइट का कुछ स्ट्रक्चर चाहिए, कुछ स्ट्रक्चर चाहिए ना हमें। तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, आई वॉन्ट टू क्रिएट इंडोर प्लांट ई कॉमर्स वेबसाइट। सो इसको लिखो यहाँ पर कोट में ऐसे, एक्ट एज अ यू आई यू एक्स एक्सपर्ट, ठीक है। उसको बोलते हैं क्रिएट अ इंडोर प्लांट ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। तो देखते हैं हमारे लिए क्या करके देता है। फॉर इंडियन बेस्ड मार्केट, तो देखो वो कहता है रिसर्च करो और पर्सोना डेवलप करो, टारगेट ऑडियंस क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, चैलेंजेस क्या है ना। हमारा काम ये सब नहीं है, हमारा काम है वेबसाइट का होम पेज, कहता है एक हीरो सेक्शन ऑन विद हाई क्वालिटी इमेजेस ऑफ ट्रेंडिंग प्लांट्स, जबरदस्त वाले, है ना। और सर्च बार प्रोमिनेंटली प्लेसेस फॉर इजी एक्सेस, ठीक है। कैटेगरी बेस्ड नेविगेशन, एग्जांपल एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स, लो मेंटेनेंस बोनसाई फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट फीचरिंग प्रोडक्ट लाइक सीजनल ऑफर्स, बेस्ट सेलर एंड न्यू अराइवल्स। लाइक नेक्स्ट कस्टमर टेस्टिमोनियल्स विद रियल इमेजेस एंड ऑफ प्लांट्स इन इंडियन होम्स, है ना। आगे ना यहाँ पर फिर क्या कह रहा है, कैटेगरी का पेज बनाओ जिसमें फिल्टर ऑप्शंस बाय साइज, लाइट, रिक्वायरमेंट, केयर, लेवल एंड प्राइस, ठीक है। शॉर्टिंग ऑप्शंस, पॉपुलैरिटी, प्राइस, लो टू हाई, न्यूएस्ट फर्स्ट, इस तरह से करके कुछ। प्रोडक्ट का डिटेल पेज, जब यूज़र टैप करेगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे तो क्या क्या होना चाहिए, हाई क्वालिटी इमेज विद जूम फंक्शनैलिटी, प्लान डिटेल, साइज, केयर इंस्ट्रक्शंस, इस तरह की चीज़ें सारा बता दिया इसने तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। हमें इतना बड़ा तो करना नहीं कि देखो सब इसने पूरा बता दिया हमें क्या करना है ना। तो जो मर्जी इससे तुम करवाना चाहे करा लो। आप अगर इसको ये बोलते हो कि भी जनरेट लैंडिंग पेज डिज़ाइन इमेज साइज 1920 बाय 1080 फॉर एग्जांपल, या 3000 पिक्सल समथिंग, हमने कुछ इसको बोल दिया ऐसा। इमेज भी बनाएगा बाबा, चालू हो गया ना काम, कुछ नया सीखा, ये ले, आए हाय क्या चाहिए और तो मज़ा आ गया। देखो सब लो मेंटेनेंस, एयर प्यूरिफाइंग, ये सारी कैटेगरी आ गई बन के। अब बता तू चैट जीपीटी चलाता है, मैं चलाता हूँ चैट जीपीटी, है ना। तो दुनिया बहुत बड़ी है, हम सोचते हैं हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं होता यार, बहुत कुछ सीखना बाकी। तभी तो तुषार करे मैं यहाँ आया हूँ। तो समझ में आया। अब देख के लग रहा है लैंडिंग पेज वाला फील आ रहा है कि नहीं आ रहा इसके अंदर, ऐसा कुछ करना है यार। हाँ, लेकिन ये एक रेफरेंस आया निकल के, तो अब आप अपने डिज़ाइन को स्ट्रक्चर करो फटाफट से, इसको बढ़िया करके। तेरे होते तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि भाई सब काम नहीं आया इसके अंदर निकल के। और मैंने तेरे को देख, तूने मैंने उस दिन तेरे को एग्जांपल बोला था जावास्क्रिप्ट से हम लोग क्या क्या कर सकते, मैंने तेरे को पूरा दिखा दिया था ई कॉमर्स। मेरे को ये चाहिए ही चाहिए तेरे से, अपना बना इसका भी बनाओ लॉजिक, हाँ ठीक है। भाई तेरे जैसे बंदे के लिए काम नहीं है, 2-3 दिन के लिए सब छोड़ दे, 2-3 दिन नहीं, हफ्ते भर के लिए सब छोड़ दे, हाँ। दिन रात एक कर इसको बना, समझ गया ना। इससे ज़्यादा मैं हेल्प नहीं कर सकता भाई, ये बहुत बड़ी मदद है। तो हमने इसको यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, हमने इसकी तरीके से डेटा अरेंज करना है, समझ गए। अब तुम्हें कहीं और लेके चलते हैं। क्या क्या करना पड़ता है तुम्हें समझाने के लिए।
मैं भूल जाता हूँ, इतनी देर में याद नहीं रहता मुझे। क्या पूछ रहे बता। कोई नहीं, मैं तुझे पूरी खदान दे रहा हूँ, ये ले। छोटा मोटा काम नहीं, पूरा देख। अगर खाली मोबाइल बेस्ड वेबसाइट बनानी हो या तरीके से बनानी हो, यहाँ पर हर तरीके की, जैसे यहाँ पर देख, ई कॉमर्स HTML टेम्पलेट पूरा मिल रहा है। लाइव एग्जांपल जाके देख इसका, कौन सा डिज़ाइन चलाएगा बाबा बता। आगे पूरा लुक एंड फील। कॉपी पेस्ट नहीं करना, रेफरेंस बता रहा हूँ। क्योंकि तुम दिमाग लगा रहे हो, 250 सेंटर लगा रहे हो, थीम फॉरेस्ट सबको पता होता है। हम सिर्फ डिज़ाइन का फिलॉसफी देख रहे हैं, डिज़ाइन फिलॉसफी क्या है, समझ गए ना। तो मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन, अब वो सब वो नहीं कर सकते जो मैंने तुझे करके दिखाया। तू लिखवा ले मेरे से ब्लैंक पेपर पर। वो कहेंगे भाई वो तो ऐसा ऐड टू कार्ड तो वो तो तभी होता है भाई साहब जब बैकएंड लगेगा, ये है तो इस तरह का बना लो। तुम्हारी जीतने की वजह ही यही होगी, समझ गए, कि तुम्हारे उसमें भाई साहब चीज़ें फंक्शनिंग होंगी, समझ गए ना। तुम्हारे जीतने का वजह ही वही बनेगी। और उनको डाउट होगा कि भाई ChatGPT किया होगा इन्होंने कोड के लिए, लेकिन तू क्या जानता है, सब कुछ जानता है, मान मीन सब जानता है ना। तो तू वहाँ पर बहुत इजीली हैंडल कर सकता है उस चीज़ को, कि मैंने कैसे किया, ये क्या है, API क्या होता है, सारी चीज़ें क्या है। तो इसलिए आग लगा दे, समझ गए ना। अब ये कैसे बनेगा, हमने आउल क्लास तो पढ़ी रखा है ना। लगाओ, करो काम, उसमें रिस्पॉन्सिव अपना बन जाते हैं। ये कैटेगरी आ गई देखो अपनी सारी, आउटडोर प्लांट, इंडोर प्लांट, ये प्लांट वो प्लांट। तो ऐसा कुछ, तो ये मैंने तुम्हें, इसके अंदर देखो एक ही में 3 डिज़ाइन है होम पेज के, ऐसा ऐसा ऐसा, या फिर ऐसा वैसा वैसा, या फिर ऐसा वैसा। देखो शॉप के सारे पेज अंदर, जब पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पेज खुलेगा तो क्या क्या होगा उसके अंदर, दिखाई दे रहा है ना। अब तो पूरी इंस्पिरेशन सामने है, ChatGPT चलाना सीख गए। बस GPT में तुम्हारे साथ एक दिक्कत आएगी, क्योंकि GPT जो है ना, एक दिन में 2 ही इमेज देता है। तो 3-4 आईडी बना के अपना, हाँ, लेकिन ध्यान रखना प्रॉम्प्ट वेस्ट मत करना, क्योंकि पता चला तुमने प्रॉम्प्ट वेस्ट कर लिया तो फिर कोई फायदा नहीं, तुम सारी आईडी खत्म कर लोगे। तो प्रॉम्प्ट वेस्ट नहीं करना, बहुत सोच समझ के चलाना प्रॉम्प्ट, समझ गए ना। अब क्या कहते हो, कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब तो बन जाएंगी ना चीज़ें, तो ट्राई कर लो। इसके बाद नहीं बना तो फिर तो है ना। नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारी जगह पे मुझे ही बना के भेजना पड़ रहा है। जैसे ये देखो वेबसाइट, इसके अंदर काफ़ी अच्छा काम किया है इन्होंने। अगर हम इसका डेमो देख पाएँ तो ये देखो सारे पेज बने बनाए हैं, इसको क्लिक करोगे फोटो बड़ी हुई खुल जाएगी, कहीं खुली हुई नीचे देखो, ये आगे पूरा पेज। यहाँ पर ये कह रहे हैं देखो इस तरह से इमेज आपकी, इसका भी शायद हमें डेमो मिलना चाहिए। लेट मी फाइंड प्लांट जोन, वेर इज प्लांट जोन, प्लांट जोन, प्लांट जोन, Ctrl+F, या here we go, लाइव प्रीव्यू। यहाँ से हम क्लिक करेंगे व्यू ऑल डेमो, हमने पहला पेज चूज किया। तो देखो यहाँ पर जिस पे माउस लेके जाओगे वो फोकस ब्लर हो रहा है ना। इसके अलावा यहाँ से आप पहले पेज से ऐड टू कार्ड वगैरह कर पा रहे हो। नीचे आएंगे, यहाँ से इंडोर हाउस कैटेगरी आ गई। यहाँ पर आप देखोगे इस तरह से माउस ओवर वगैरह पे, ओए होए, ये देखो जिस पे क्लिक करोगे वो प्लांट बीच में आता रहेगा। इसमें क्या हो रहा है, कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, हमने इस पर क्लिक किया, SRC को चेंज कर दिया हमने ID जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ हो रही, फिर मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट इनके, अब सब है तुम्हारे पास, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता।
ये कहाँ पर, ये सब मत लगाना तुम। हाँ, नहीं तो तुम उसको माउस ट्रेल के नाम से सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको माउस ट्रेल। ठीक है, इसकी लाइब्रेरी आती है, बड़े अच्छे अच्छे इफेक्ट मिल जाएंगे तुम्हें उसके, बट लगाना नहीं, यूर डिस्ट्रैक्ट होता है इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो इस तरह से अपना करो चीज़ों को। यहाँ पर फोटो चेंज करो, कैटेगरी चेंज कर लो। हाँ दिखा रहा हूँ ना, क्यों नाराज़ हो रहा है, ये लो। इससे क्या होगा, तुम्हें एक जैसे नहीं मिलेंगे ना, यहाँ से जो मैं करूँगा यहाँ से तुम्हें एक जैसे प्लांट्स मिल जाएंगे, एक जैसे फोटोशूट सही तरीके से सारी चीज़ें। तो लेट्स से मेरे को यहाँ पर इमेज वगैरह बनाने हैं कुछ। हमने यहाँ से सर्च किया, हमने बोला रिपीट ग्रिड, ऐसे कुछ। ऑलराइट, उसके बाद हमने बोला अनग्रुप ग्रिड, उसके बाद हमने क्या बोला सेलेक्ट ऑल, उसके बाद हमने क्या बोला यहाँ से अनस्प्लैश, फिल विद इमेज, एग्जाम्पल, इंडोर प्लांट्स, और ये देखा दादा दादा बन के ठीक है। ठीक है, ऐसे आएगा बस सारे फोटो, है ना। इसके बाद क्या करोगे, इनको एक्सपोर्ट, यहाँ से सबको सेलेक्ट, ऐसे यहाँ से एक्सपोर्ट, सब अलग अलग सेव हो जाएंगे। बट इंडोर प्लांट आते थे हमारे पास, लेकिन क्या है ना, सब एक जैसे नहीं है, हमें वेबसाइट में कुछ एक जैसे चाहिए। यहाँ से ले लो, बहुत सारे आपके पास, लेकिन एक जैसे उठाने की कोशिश करना। एक पेज बनाओ, किसी प्रोडक्ट पे क्लिक हो तो मतलब प्रोडक्ट चाहे जो भी हो, उसके प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट एक ही खुलेगा, अलग अलग नहीं खोलना, मतलब प्रोडक्ट व्यू पेज एक ही बनाना। हाँ, और अगर तू बैकएंड लगा लेगा फिर तो टेंशन ही खत्म है। जेसन खुद की लिख लेना। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ तू जो अपना डिज़ाइन, जैसे मेरी जो वो चल रही है पूरी, जो चल रही है, तो उसमें क्या है, तो उसकी जेसन में अपना इमेज चेंज कर दे रहा है, जिसको यूज़र क्लिक करेगा डायनामिकली वही फोटो आएगी उनके पीछे से। क्या दिक्कत है, ऐसा करना है। तो मैंने जो अपनी एपीआई लगाई ना, वो है फिक्स स्टोर। ये फिक्स स्टोर एपीआई मैंने लगाई है। आपने क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ जाना है, इस एपीआई को खोलना है, ये वाली प्रोडक्ट वाली एपीआई को खोलना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है, वीएस कोड में आना है, यहाँ ला के पेस्ट कर लेना है इसको, किधर के इसको बंद कर दो, या चलो यहाँ कर लेते हैं API.JSON और यहाँ पर पेस्ट, खत्म। बस यहाँ पर डाके टाइटल वाइटल सब पैसे सब यहाँ लिख लेना, और जब तो इसको यहाँ पर रिक्वेस्ट करेगा script.js के अंदर, तो उसमें बता देना कौन कौन सी तो वहाँ से डेटा निकाल रहा है, उसके अंदर से कहाँ गया, नीचे हमने डेटा निकाला है, जैसे प्रोडक्ट लिस्ट, यहाँ से सारी चीज़ें, तो उससे हम लोग क्या क्या डेटा निकाल रहे हैं वो सारी चीज़ें, जैसे प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट प्राइस, सारी चीज़ें इस तरह से, है ना। और ये अपनी ईपीआई का यहाँ पर पाथ जो है लोकल पाथ से रिप्लेस कर देना बस, यानी कि ये चला जाएगा फिर यहाँ पर। अब कल को मान लो नेट नहीं हुए तब भी मेरा एड टू कार्ड चलेगा, समझ गया ना। अब पूरा काम डायनामिक है तुम्हारा। तो ये करना है। तो यहाँ पर हम जाके लिखते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट में, किस पे बना रखी है ई कॉमर्स वेबसाइट, रेक पे बनाई ना। तो पेमेंट गेटवे किस कंपनी का है। हाँ, तो जिसका भी लेगा ना, उन हर किसी का इंटीग्रेशन प्रोसेस अलग होता है, सेम नहीं होता। तो जिनका खरीदोगे उनकी वेबसाइट पे डॉक्यूमेंटेशन होगा, रिएक्ट में कैसे लगाना है, पीएचपी में कैसे लगाना है, वर्डप्रेस में कैसे लगाना है, उन्हीं की वेबसाइट से मिलेगा। हाँ, उसमें हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो लगा लो पेटीएम, तो पेटीएम की साइट पे जाओगे तो तुम्हें एपीआई डॉक्यूमेंटेशन उसका मिल जाएगा, कैसे इंटीग्रेट होती है, सब लिखा होता है। हाँ, और नहीं तो फ्री में करता चला, कल को तुम भाई सब ना, डेमो के लिए टेस्ट एपीआई मिलती है,
टेस्ट अकाउंट मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए पूरा पहले डॉक्यूमेंटेशन करोगे तब तुम्हें टेस्ट API मिलती है, ऐसा नहीं देते। सर उसमें तो वही होता है ना, पर सर जब ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए कुछ चार्जेस लेते हैं। क्या क्या सर आप बोल रहे थे डेमो होता है, किसका डेमो? पेमेंट गेटवे ये ना मेरे पास रेजर पे का डैशबोर्ड, ये रहा मैं, ये करा मैंने लॉगिन, बाय नहीं करना होता, ये फ्री होते हैं। आपको पेपर, आपकी कंपनी के कागजात पूरे होने चाहिए तब मिलता है, ऐसा नहीं मिलता। फिर आपकी प्राइवेसी पॉलिसी, कैंसिलेशन पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। अपना तुम्हें ये देख रहे हो, मेरा सारी चीज़ें कंप्लीट है, मैं पेमेंट कलेक्ट करने के लिए रेडी हूँ। ये मेरा लिवास्टो का पेमेंट गेटवे है। सर मैं वर्जन वाला डाल सकता हूँ वर्ष का क्या? सर, यूआरएल किस में? उनको जैसे वेरीफाई करेंगे आपका अपना होना चाहिए। तो सर पहले तो मुझे पोस्ट करनी होगी उसके ऊपर से। हाँ, तभी मिलेगा। सर पहले होस्ट उसके बाद पेमेंट गेटवे लगाना। हाँ, चार्ज करना। तो यहाँ से पेमेंट कलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आप यहाँ देखो इंटीग्रेट API एंड कलेक्ट पेमेंट्स। तो सेटअप पेमेंट पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर इसमें लिखा होगा किस प्लेटफॉर्म का इंटीग्रेशन का सिस्टम क्या है। तो यहाँ पर हमारी API की वगैरह रहती है। फिर आता है इंटीग्रेशन गाइड, जैसे वर्डप्रेस में अगर लगाना है तो यहाँ से आपको फिर पूरा लिखा होगा क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वीडियो सब देते हैं फिर ये लोग सारी चीज़ें, तो आपका इजीली हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो जिसका खरीदोगे वो अपना खुद देंगे तुम्हें, ऐसे होता है। मतलब सर अभी तो मुझे मिल नहीं पाएगा। तो सर्च करना शायद नेट पे कुछ ना ऐसे डमी वाले भी मिल जाते हैं पेमेंट गेट में ना, टेस्ट एंड ट्रायल के लिए। बट बात वही आती है कि जब रियल में रिप्लेस करोगे ना तो दिक्कतें आती हैं। तो इससे अच्छा कि सही वाले को लेके उस पर ही प्रैक्टिस करो। फर्जी वाला लेके काम करोगे तो आप भी खुश हो जाओगे, फिर जब रियल वाले में लगाओ फिर दिन खराब होंगे तुम्हारे, क्योंकि हर किसी कंपनी का अलग सिस्टम है टोकनाइजेशन का ना, होना चाहिए। चलो, तो मैं आगे तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, तुम पहले वो प्रोजेक्ट पूरा करो जल्दी से उसका, उस पर काम करना चालू करो क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और तुम जैसे एलिजिबल कैंडिडेट इजीली बना सकते हो। इमेज का काम इससे करा, वाला काम तू कर। ठीक है, इसका वो यूआरएल सर। मैं पूरा लिस्ट दे देता हूँ तेरे को, कहाँ से मैंने खोला था ये। आहा, आहा, ये देखो, मैंने तुम्हें पूरी URL दे रहा हूँ प्लांट ई कॉमर्स के नाम से, और ढेर है, ढेर 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 है। अरे फिर वाली बात करी, डिज़ाइन तो तुम्हारे सामने मैंने एक एग्जांपल दिखा दिया ना। तो फिर बस तुम्हें अपना डेटा अरेंज करना उसकी जैसे, है ना। और एक ना वो भी आता है अडोबी फायरफ्लाई, ठीक है, वहाँ से इमेज वगैरह जनरेट हो जाता है। मैं कहाँ गए बे, कहाँ गए, अरे बैच खो गया भाई हमारा। अरे अभी तो लिंक भेजा था तुम्हारी क्लास का, ये रहा। तो PHP फॉर्म तक का हमारा काम कंप्लीट है। एडवांस हम लोग प्रोजेक्ट के बाद में शुरू करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में जब आप आओ तो अपना प्रोजेक्ट का स्टेटस लिखा हो कि कहाँ तक का हमने बना लिया। आज के दिन है सैटरडे, यानी हम ट्यूसडे मिलेंगे भाई, तब तक तो तेरा पूरा हो जाना चाहिए। बेस में स्ट्रक्चर में जो चेंज हो, बैकएंड अपना पूरा तैयार होना चाहिए लग लगा के। और API भी तो लिखवा ले, API लिखवा ले, ChatGPT से लिखवा ले API। तुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए उसको बता, मुझे ये एक ऑब्जेक्ट में ये चीज़ें चाहिए। ChatGPT को बता मुझे जैसे प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जो भी है प्राइस वगैरह, फिर से लिखवा ले कि कितनी इमेज तेरे पास है। 50 इमेज है, 50 इमेज की API लिखवा ले उससे। तो तेरे को तो क्या फ्रंट एंड पे सिर्फ खाली एक ही तो कार्ड बनाना है, बैक एंड से लूप करा देगा, तेरा काम तो आसान है। ऐसे
कैटेगरी का बनवा ले, एक एपीआई राउट जो लिखवा ले कि ये कैटेगरी है, तो वो कैटेगरी पे क्लिक करें फिर तो उसके अंदर चला जाएगा, ऐसे करके करा ले काम। इसमें कैटेगरी का भी वो की लगा लेना, आईडी कैटेगरी। तो जैसे इंडोर प्लांट तो बैकेंड से सारे इंडोर प्लांट फिल्टर हो जाएंगे, इसलिए आउटडोर प्लांट तो आउटडोर एग्जांपल बता रहा हूँ, हमें आउटडोर लेने नहीं है, हमने तो उसके अंदर कैटेगरी बनाई ना लो मेंटेनेंस वाली या इस तरह की जो कैटेगरी है वैसी। तो एपीआई से खेल, तेरा काम जल्दी होगा, तेरे को जेएस लिखने में जो लगेगा टाइम लगेगा, बाकी चीज़ नहीं लगेगा। जेएस भी अगर तू चाहे तो उससे लिखवा लेना, तो एक्सपर्ट है ना चैट जीपीटी में, तो कर दे इससे सारा काम। चलो, तो ऐसी कुछ फंक्शनलिटी फंक्शन करानी है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर कार्ट वाले पे जब जाए तो यहाँ पर कार्ट के अंदर वैल्यू बढ़ती जाए, अपना आइकन आइकन लगा लेना कार्ट के तरीके से, बूटस्ट्रैप के अंदर से लाइब्रेरी उठा लेना, फॉन्ट ऑसम की उठा लेना जिसकी मर्जी, और उसका कार्ट आइकन। तो जैसे जैसे मैं क्लिक करूँ ऊपर इंक्रीज करते जाना नंबर, उस पर मैं क्लिक करूँ तो पूरा कार्ट खुल जाए, ठीक है। इस तरह से बढ़िया से करके तैयार करो। एक लाइन में 4 से ज़्यादा पौधे मत दिखाना, पता चला हौच पौच कर दो सब। जैसे यहाँ पर ये तो मैंने एग्जांपल दिखाया, हमारा इसमें फोकस डिज़ाइन पे ना होके फंक्शनैलिटी के ऊपर है कि जैसे जैसे बच्चा कहता है सर वेबसाइट में सर्च कैसे काम करता है, तो करा दिया हमने सर्च काम। इसके अंदर हमने लिखा जैकेट ढूंढो, तो जितनी जैकेट है सारी आ गई सामने निकल के फट से। ओनली जावास्क्रिप्ट की पावर है और कुछ नहीं, जावास्क्रिप्ट और एपीआई। तो फ्रंट एंड डेवलपर के पास अगर एपीआई है तो वो तो सबसे तगड़ा बंदा है फिर तो। चलो लग जाओ काम पर। वो भाग गया, कहाँ गया वो? उसको लगा भाई इससे वाले मेरे पे आ जाए, सर घूम के भी तेरा भागो।